हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक तथ्य। इससे पहले की हमारी वीडियो में हमने तथ्य संकलन के विषय में जाना था, जिसमें हमने यह जाना था कि तथ्य संकलन दो प्रकार का होता है, पहला प्राथमिक तथ्य और दूसरा द्वितीयक तथ्य। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्राथमिक तथ्य के विषय में जानेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि प्राथमिक तथ्य किसे कहते हैं और प्राथमिक तथ्य के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो आइए जानते हैं प्राथमिक तथ्य के विषय में। प्राथमिक तथ्य में वे तथ्य आते हैं जिसका संकलन अध्ययनकर्ता द्वारा प्रथम बार क्षेत्र में जाकर किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी तथ्य जो अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर संकलित करता है, एकत्रित करता है, वे सभी तथ्य प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। इन तथ्यों का एकत्रीकरण अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार इत्यादि की सहायता से किया जाता है, क्योंकि तथ्यों का संकलन शोधकर्ता स्वयं पहली बार जाकर करता है। अतः इसी कारण इस दृष्टिकोण से ये प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। अतः इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्राथमिक तथ्य ऐसे तथ्य हैं जिसका संकलन अर्थात एकत्रीकरण आरंभ से लेकर अंत तक नए सिरे से होता है और जिनको प्रथम बार अर्थात पहली बार एकत्रित या फिर संकलित किया जाता है और वे अपने आप में मौलिक होते हैं। आइए अब जानते हैं तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों के विषय में। प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जो अध्ययनकर्ता द्वारा घटना स्थल पर जाकर पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं। अध्ययनकर्ता खुद मूल स्रोत अर्थात वे स्रोत जिनसे सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, उनसे सूचनाएं एकत्रित करता है। प्राथमिक स्रोत अध्ययन वस्तु से सीधे संपर्क द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। पीवी यंग का यह मानना है कि प्राथमिक सामग्री प्रथम स्तर पर इकट्ठी की जाती है तथा इसके संग्रहण और प्रकाशन का उत्तरदायित्व इसके प्रारंभिक अधिकारी के ही अधीन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राथमिक तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए अध्ययनकर्ता खुद सूचनादाता से मिलकर, उनसे पूछकर, अवलोकित करके सूचनाएं इकट्ठी करता है। इस प्रकार के तथ्य अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर एकत्र करता है। क्योंकि ये तथ्य अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर एकत्र करता है, इसीलिए इन्हें लुंडबर्ग तथा यंग ने क्षेत्रीय स्रोत भी कहा है। प्राथमिक स्रोत संपूर्ण अनुसंधान का आधार होते हैं। ये अनुसंधान रूपी पेड़ की जड़ होते हैं, जिनके बिना वृक्ष अर्थात अनुसंधान का कोई अस्तित्व नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राथमिक स्रोत अनुसंधान कार्य के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार एक पेड़ के लिए जड़ का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार प्राथमिक स्रोतों का महत्व अनुसंधान कार्य के लिए होता है। प्राथमिक सामग्री या तथ्य एक रूप में कच्चा माल होता है, जिसमें से उपयोगी काम की वस्तु को चुनकर निरर्थक बेकार की वस्तु का त्याग कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, तब उस वस्तु के निर्माण के लिए हम चीजों को इकट्ठा करते हैं, जिनकी सहायता से उस वस्तु का निर्माण होता है। किंतु जो चीजें हम उस वस्तु के निर्माण के लिए इकट्ठा करते हैं, उन चीजों में जो चीजें सही होती हैं, उनका प्रयोग तो हम वस्तु के निर्माण के लिए कर लेते हैं, किंतु जिन चीजों का कोई कार्य नहीं होता है, उन्हें हम अलग निकाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार प्राथमिक सामग्री या फिर तथ्य भी होते हैं, जिन्हें अनुसंधान करता अपने अध्ययन कार्य के लिए एकत्रित तो करता है, किंतु एकत्रित करने के बाद जो जानकारियां उसके काम की होती हैं, उसके अध्ययन में मदद करती हैं, उसका प्रयोग तो वह अपने अध्ययन में कर लेता है। किंतु जिस सामग्री का उसके अध्ययन में कोई उपयोग नहीं होता है, उसे वह अलग निकाल कर रख देता है, या फिर यूं कहें कि उनका त्याग कर देता है। प्राथमिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत और दूसरा अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत। आइए जानते हैं प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत के विषय में। प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोतों में मूर्त तथ्यों को स्वयं मुखाभिमुख स्थिति में देखा, सुना, पूछा तथा इकट्ठा किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत
वे स्रोत आते हैं जिन्हें अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर एकत्रित करता है। जैसे कि यदि आपको कोई वस्तु खरीदनी हो तो आप स्वयं जाकर के दुकान पर उस वस्तु के विषय में और अधिक जानकारियां इकट्ठा करते हैं। ठीक इसी प्रकार अध्ययनकर्ता जब अपना अध्ययन प्रारंभ करता है तो इन स्रोतों के अंतर्गत अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर सूचनादाताओं से मिलता है और सूचनाएं एकत्रित करता है। प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूचियां इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन स्रोतों के अंतर्गत तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए अध्ययनकर्ता अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूचियां इत्यादि विधियों का प्रयोग करता है। इस प्रकार की विधियों का प्रयोग करके अध्ययनकर्ता सूचनाएं इकट्ठा करता है। अवलोकन के अंतर्गत अध्ययनकर्ता घटना स्थल पर जाकर समूह या समुदाय के संदर्भ में अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके समूह या समुदाय की गतिविधि का अवलोकन या निरीक्षण करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधि के अंतर्गत अध्ययनकर्ता खुद घटना स्थल पर जाता है और वहां पर रहकर अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए उस घटना स्थल का, वहां की हर गतिविधि का अवलोकन या निरीक्षण करता है। जैसे कि यदि हमें यह पता करना है कि राजस्थान का रहन सहन कैसा है, तब इस विधि के अंतर्गत वहां के व्यक्तियों के रहन सहन के विषय में पता करने के लिए अध्ययनकर्ता खुद राजस्थान जाएगा और वहां पर रहकर अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए वहां के व्यक्तियों के रहन सहन का अवलोकन व निरीक्षण करेगा। सरल शब्दों में कहें तो अध्ययनकर्ता वहां पर जाकर ना तो किसी से कुछ पूछेगा और ना ही किसी को कुछ बताएगा। बस वहां पर रहकर वहां पर होने वाली गतिविधियों को देखकर व समझकर वहां के व्यक्तियों के रहन सहन के विषय में जानकारियां इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। जहोदा और कुक का यह मानना है कि अवलोकन दैनिक जीवन की अत्यधिक व्यापक क्रिया मात्र नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक जांच पड़ताल का भी प्राथमिक संयंत्र है। दूसरे शब्दों में कहें तो विज्ञान अवलोकन से ही प्रारंभ होता है और उसका अंतिम रूप भी अवलोकन ही प्रदान करता है। जब अध्ययनकर्ता के लिए शुद्ध अध्ययन अनिवार्य हो, गोपनीय तथ्य हो और अध्ययन विषय काफी जटिल हो, तब अवलोकन प्रविधि का प्रयोग किया जाना अध्ययनकर्ता के लिए लाभप्रद हो सकता है, क्योंकि इस प्रविधि में निष्पक्षता तथा अध्ययनकर्ता के अनुभव से युक्त तथ्य एकत्र किए जाते हैं। अवलोकन भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि पहला है अनियंत्रित अवलोकन। यह सहभागी और असहभागी तथा अर्ध सहभागी प्रकार का होता है। दूसरा है नियंत्रित अवलोकन तथा तीसरा है सामूहिक अवलोकन। साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता सूचनादाता के पास जाकर प्रश्न पूछता है तथा सूचनादाता उनके उत्तर मौखिक रूप में देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता खुद सूचनादाता के पास जाता है, उनसे मिलता है और अपने अध्ययन विषय से संबंधित सूचनादाता से, अर्थात जिनसे उसे जानकारी प्राप्त करनी है, उनसे प्रश्न पूछता है। सूचनादाता अध्ययनकर्ता को उसके अध्ययन विषय से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में देता है। गुडे एवं हॉट ने यह कहा है कि समकालीन अनुसंधान में साक्षात्कार करना गुणात्मक साक्षात्कार का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अमूर्त व अदृश्य घटनाओं के बारे में सूचनाएं एकत्रित करने का यह प्रमुख तरीका है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी घटनाएं जो अमूर्त होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, उन सभी घटनाओं के विषय में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए यह एक प्रमुख तरीका है। आइए अब जानते हैं अनुसूची के विषय में। यह प्रविधि साक्षात्कार तथा प्रश्नावली की मिलीजुली प्रविधि है। इस प्रविधि के अंतर्गत अध्ययनकर्ता या उसके प्रतिनिधि सूचनादाता से प्रश्न पूछकर स्वयं उनके उत्तर प्रश्न पत्र पर भरता है। सूचनादाता केवल मौखिक सूचनाएं देता है। सरल शब्दों में कहें तो अनुसूची साक्षात्कार और प्रश्नावली का मिला जुला संगम है, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत अध्ययनकर्ता या फिर उसके सहायक खुद अध्ययन क्षेत्र में जाते हैं और अपने अध्ययन विषय से संबंधित सूचनादाता से प्रश्न पूछते हैं। सूचनादाता उनके द्वारा पूछे गए उनके अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों के जो भी उत्तर देता है, उन उत्तरों को वे खुद प्रश्न पत्र पर भरते हैं। इस विधि के अंतर्गत सूचनादाता केवल मौखिक सूचनाएं ही देता है।
अनुसूची का एकमात्र लक्ष्य गणनात्मक प्रतिनिधित्वपूर्ण तथ्यों को एकत्र करना है। इस विधि की सहायता से अध्ययनकर्ता हर एक प्रकार के स्तर के लोगों से तथ्य एकत्र कर सकता है। आइए अब जानते हैं अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोतों के विषय में। अप्रत्यक्ष प्राथमिक तथ्यों के स्रोतों में अध्ययनकर्ता का प्रत्यक्ष रूप से मुखाभिमुख संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत पाटेन के अनुसार रेडियो अपील, टेलीफोन पर साक्षात्कार तथा दलीय प्रविधियां हैं। प्रश्नावली भी अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत का ही एक हिस्सा है। दूसरे शब्दों में कहें तो अप्रत्यक्ष प्राथमिक तथ्यों के स्रोतों के अंतर्गत अध्ययनकर्ता खुद अध्ययन क्षेत्र में जाकर सूचनादाताओं से मिलकर तथ्यों का एकत्रीकरण नहीं करता है, बल्कि वह अन्य माध्यमों के जरिए सूचनादाताओं से सूचनाएं प्राप्त करता है, जैसे कि रेडियो अपील, टेलीफोन पर साक्षात्कार, दलीय प्रविधियां तथा प्रश्नावली इत्यादि। ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने की ही प्रविधियां हैं, जिनकी सहायता से अध्ययनकर्ता अप्रत्यक्ष प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करता है। प्रश्नावली अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की सूची है जो डाक द्वारा सूचनादाता के पास भेज दी जाती है। सूचनादाता उन प्रश्नों के उत्तर भरकर डाक द्वारा अध्ययनकर्ता के पास वापस कर देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रश्नावली एक ऐसी विधि है जिसके जरिए अध्ययनकर्ता अप्रत्यक्ष प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करता है। प्रश्नावली अध्ययनकर्ता के अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसमें उसके अध्ययन विषय से संबंधित हर एक प्रश्न लिखे हुए होते हैं। अध्ययनकर्ता उन प्रश्नों की सूची को अथवा प्रश्न पत्र को सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेज देता है, और जब सूचनादाता को वह प्रश्न पत्र मिलता है तब सूचनादाता उस प्रश्न पत्र में लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर भरकर डाक द्वारा अध्ययनकर्ता के पास प्रश्नावली को वापस कर देता है। क्योंकि इस विधि में सूचनादाता खुद प्रश्नों के उत्तर लिखता है, अतः इसी कारण यह विधि केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों से ही तथ्य एकत्र करने के काम आती है। गुडे एवं हॉट का यह मानना है कि अनेक कमियों के बावजूद डाक द्वारा प्रेषित स्वयं प्रशासित प्रश्नावली एक सामाजिक अनुसंधान की उपयोगी प्रविधि है। टेलीफोन साक्षात्कार में टेलीफोन द्वारा सूचनादाता से संपर्क कर उनके विचार, प्रतिक्रिया आदि जानी जाती है। इसमें सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क न होकर अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधि के अंतर्गत अध्ययनकर्ता सूचनादाता से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क करता है और टेलीफोन के माध्यम से अपने अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करता है। इसमें अध्ययनकर्ता खुद सूचनादाता के पास जाकर सूचनादाता से नहीं मिलता है, बल्कि टेलीफोन पर ही बातचीत करके सूचनादाता के विचार, प्रतिक्रिया इत्यादि के विषय में जानता है, जैसे कि उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया, प्रचार साधनों के बारे में विचार, रेडियो अथवा दूरदर्शन के कार्यक्रमों के बारे में विचार इत्यादि के संबंध में टेलीफोन पर ही वार्तालाप करके, अर्थात टेलीफोन पर ही बातचीत करके तथ्य एकत्र किए जाते हैं। उनके विचार या फिर उनकी प्रतिक्रिया के विषय में जाना जाता है। रेडियो अपील के अंतर्गत रेडियो कार्यक्रम, विज्ञापन आदि के बारे में अथवा किन्हीं विशिष्ट प्रोग्रामों के बारे में जानकारी रेडियो अपील द्वारा प्राप्त की जाती है। अनेक कार्यक्रम अथवा विशिष्ट तथ्य से संबंधित सूचनाओं हेतु अपील की जाती है, जिससे महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। जैसे कि दूरदर्शन में आप और हम कार्यक्रम के अंतर्गत स्पोर्ट्स क्विज आदि अनेक जानकारियां मिल जाती हैं। इसमें सूचनादाताओं से संपर्क का माध्यम रेडियो ही होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस विधि के अंतर्गत सूचनादाताओं से सूचना प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम रेडियो ही होता है, जिसकी सहायता से सूचनादाताओं से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। आइए अब जानते हैं दलीय प्रविधियों के विषय में। विभिन्न सूचनादाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह जिस वर्ष के सूचनादाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं
उनसे संबंधित सभी सूचनाएं एकत्र करते रहते हैं। सूचना दाताओं से व्यक्तिगत संपर्क न कर इन्हीं समूहों से संबंधित सूचनाएं सूचना दाताओं के बारे में मालूम की जा सकती हैं। लेकिन एक बार सूचना दाताओं के बारे में जिस मनोवृत्ति को ये लोग अपना लेते हैं उसे हमेशा स्थायी रखने का अनधिकार चेष्टा किया करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्रकार के जो समूह होते हैं वे एक बार जिस सूचना दाता के विषय में जो विचार अपना लेते हैं उसी विचार को हमेशा स्थायी रखने का प्रयास किया करते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो उसे हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।